प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.5 के बाकी बचे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें है तीसरा प्रश्न। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटे डी। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो इसके बारे में हमें बताना है कि पाई वैसे लगने को पी अपॉन क्यू टाइप का लग रहा है। हम जानते हैं कि पाई देखो परिधि और व्यास का अनुपात होता है, ये दिया भी है उसमें। और ऐसे भी आप समझ लीजिए परिधि में 2πr होता है, नीचे व्यास में 2r होता है। r त्रिज्या होती है तो 2r हो गया व्यास, 2πr हो गया। तो 2r से 2πr कटेगा तो पाई बार आएगा। लेकिन इस पाई को ये पाई अपरिमेय कैसे बनता है? तो इसके लिए हमने देखो क्या लिखा है। अब यदि हम प्रयोग के लिए परिधि और व्यास में से किसी एक को निश्चित संख्यात्मक मान स्केल पर दे दें तो पाएंगे कि दूसरी संगत राशि का स्केल पर केवल सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक प्रैक्टिकल करें कि हम एक लंबी रस्सी ले लें, रस्सी को ऐसे वृत्ताकार लपेट के इसका एक सिरे से दूसरा सिरा मिला दें तो ये ऐसे गोल बन जाएगा वृत्ताकार। ठीक है, तो वृत्त बन जाएगा तो वृत्त का केंद्र भी मिल जाएगा। ठीक है, आप 9th क्लास में हैं तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करने की आपको एक एक्टिविटी आपने वैसे भी बाद में भी सीखनी है इसमें। ठीक है, तो कि अगर वृत्त में कोई जो जीवा होती हैं तो वृत्त में दो जीवाओं का अगर लंबारदा खींचते हैं तो वो उसके केंद्र हो जाती है। तो वृत्त का केंद्र ज्ञात करना भी हमारे पास एक एक्टिविटी होती है। कोई दो जीवा खींचे, जीवा तो आप समझते हैं 6th क्लास में पढ़ा है, तो जीवा खींचेंगे और लंबारदा खींचना भी 6th क्लास में बताया है। तो इस जीवा का एक लंबारदा खींचेंगे, दूसरी जीवा का लंबारदा खींचेंगे तो वहां पर जहां पर मिलेंगे वृत्त का केंद्र होगा। कहने का मतलब यह है अगर हमको वो रस्सी को गोल करके हमको वृत्त मिल गया तो वृत्त का केंद्र भी मिल सकता है, और केंद्र मिल गया तो केंद्र से जाने वाले जीवा खींच देंगे, ऐसे मिला दो ऐसे मिला दो, वृत्त का व्यास हो जाए। कहने का मतलब प्रैक्टिकल ये हुआ कि हम अगर कोई एक फिक्स लंबाई की अगर जैसे हमने उसको 10 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर कोई दे दिया, जैसे हमने यहाँ पर लिया ना, कोई निश्चित संख्यात्मक मान एक को देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर परिधि को निश्चित संख्यात्मक मान दे दिया तो फिर हम उसका व्यास निकाल सकते हैं। बाद में वो वृत्त जब बन जाएगा तो व्यास को नाप सकते हैं। या पहले व्यास मिल गया हमको तो उसके चारों तरफ वृत्त, उस जैसे हमको ये व्यास पहले मिल गया तो उस व्यास का लंबारदा खींच के उसका केंद्र मिल जाएगा तो केंद्र से भी वृत्त खींच लेंगे। यानी हम व्यास वृत्त की परिधि होने से व्यास खींच सकते हैं, व्यास पहले होने से परिधि खींच सकते हैं। तो इन दोनों ही केस में बेटा ऐसा होता है कि अगर हमको एक को हम मान दे दें या परिधि को दे दें या व्यास को दे दें तो दूसरे को हम नापेंगे तो उसका मान हमको लगेगा कि ये 2.1 आ रहा है, लेकिन वो 2.1 और 2 के बीच में होगा। और आप देखेंगे 2 और 2.1 के बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हम स्केल पर कहने का मतलब है अगर एक राशि को फिक्स मान देते हैं तो दूसरी जो राशि है उसको एग्जैक्ट नापना स्केल पर संभव नहीं होता है। तो जो हम लेते हैं अगर कहीं मान लीजिए 2.1 आ गया तो वो देखा जाए एक तरह से 2.0909009009 जैसे टाइप के मैंने अशांत और अनावर्ती वाली जो दशमलव प्रसार वाली संख्या बताई थी उस टाइप की संख्या निकलेंगी। या 2.092 0092 0093 0092 इस टाइप के जो हमने अशांत अनावर्ती वाला जो दशमलव प्रसार आपको बताया था। तो यानी हम उसको जो स्केल पर दूसरे अगर एक को फिक्स कर भी दें तो दूसरी राशि जो होगी स्केल पर पूरी तरह नहीं नापी जाती है, तो इसलिए वो सन्निकट परिमेय प्राप्त होती है। फिर हमने आपको बताया अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय होता है तो उनका अगर भागफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो इससे यह अनुपात अपरिमेय ही होगा। और इसको हम इस ढंग से भी समझ सकते हैं, जैसे अगर ये प्रैक्टिकल की जो हम बात कर रहे हैं तो जैसे पाई को बोला जाता है कि 22/7 होता है, तो अगर इसमें ये लगभग माना गया कि अगर हमने 22 सेंटीमीटर लंबी रस्सी ले ली तो उसको लपेट के वृत्त बनाया तो उसकी व्यास लगभग 7 आता है। हालांकि एग्जैक्ट 7 वो होता नहीं है, ठीक है, उसमें भी वही होता है क्योंकि 7 से थोड़ा सा कम, मतलब 7 से वो 7 के अप्रोक्सीमेट होता है, 7 के सन्निकट में प्राप्त होता है, लेकिन उसको हम 7 ले लेते हैं। लेकिन अगर उसको 7 भी ले लिया जाए तो आप अगर 22/7 का मान जो अगर निकालेंगे तो आपको पता है 22/7 का मतलब मान अगर आप 7 का भाग 22 में देंगे तो वो आपका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती टाइप का होता है। ये इसको आप रब में भाग देके कर सकते हैं और आप कैलकुलेटर में भी देखेंगे तो 22/7 का जब मान होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये कभी ख़त्म ही नहीं होता है। कैलकुलेटर भी एक लिमिट तक दिखाता है, इसका मान 3.141592 ऐसे होता है, ख़त्म भी नहीं होता और कोई रिपीट ही नहीं होता है। 141592
तो ऐसे बढ़ता जाता है, तो उससे भी इसकी पुष्टि होती है कि इसकी पुष्टि 22/7 के अशांत व अनावर्ती दशमलव प्रसार से भी होती है। तो स्पष्टतया कोई विरोधाभास नहीं है। यानी कहने का मतलब है एक टाइम पर परिधि और व्यास दोनों को एग्जैक्ट नापना संभव नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के पीछे ये लॉजिक है। तो पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि एक परिमेय अगर ऊपर एक परिमेय नीचे अपरिमेय है या ऊपर परिमेय नीचे अपरिमेय है तो उनका अनुपात क्या होता है, अपरिमेय होता है, मैंने आपको बताया है। और यानी एक को अगर फिक्स कर भी तो दूसरा अपरिमेय दूसरा फिक्स नहीं हो सकता, दूसरा अपरिमेय राशि होती है। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास प्रश्न नंबर 4 है। संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। बच्चों पिछली बार आपने कुछ अंडर वाले करणी चिन्ह कहते हैं इनको, करणी चिन्ह वाले संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। √2, √3, √5, ठीक है। उसमें 2, 3, 4, 5 तो प्राकृतिक संख्याएं थी अंडरूट के अंदर, ठीक है, भले ही √2, √3 थी तो अपरिमेय, ठीक है। और वैसे ये √9.3 ये भी अपरिमेय है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर का 9.3 भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। वहाँ तो मतलब √2, √3 फिर भी आसान लग रहा था, लेकिन ये अंडरूट के अंदर भी इसका दशमलव है। तो इस प्रकार के अंक संख्याओं को कैसे करते हैं, इसको उस बी से तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें तो हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके आपको बताया था। तो इस प्रकार के सवाल को कैसे करते हैं, तो इसकी भी रचना होती है, आप इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप √9.3 का अगर एक बार सीख गए तो √9.5 का निकाल सकते हैं, √10.5 का निकाल सकते हैं, √8.5 का निकाल सकते हैं, √8.3 का निकाल सकते हैं। इवन जो आपने वो विधि वहाँ जो √2, √3 वाले जो आपने सीखे थे वहाँ उस विधि से, क्योंकि वो तो केवल √2, √3, √4, √5 टाइप वाले सीखे थे, तो वो विधि केवल वहीं लग सकती है। वो विधि तो हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं। अगर वो विधि यहाँ लगाने वाले होती तो हमको इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके लिए हम अलग विधि क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि वो वाली विधि यहाँ काम नहीं आती है, लेकिन ये विधि उससे ज़्यादा उपयोगी विधि है, ठीक है। और उस इसको अगर सीख जाएंगे आप तो इस विधि से उसका भी निकाल सकते हैं। यानी अगर आपने ये विधि, भले ये अलग एक्सरसाइज में है, लेकिन अगर आपको मैं इसको यहाँ सिखा दूं तो आप इस विधि से वहाँ √2 का भी निकाल देंगे, √3 का भी निकाल देंगे, √4 का भी देंगे। यानी जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं तो आपको राय ये दूंगा, ठीक है। वो तो उस प्रश्नावली में उस विधि से हमने आपको सिखाया क्योंकि वहाँ उसी का यूज था, इस विधि में इसका यूज था, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न आता है तो एग्जाम में अगर प्रश्न आता है तो कभी ये नहीं होता है कि उस विधि से करो। तो आप अगर मैं आपको ये विधि सिखा दूं तो इस विधि से वो उस पर भी न लग जाएगा। कहने की बात है जब ये पॉइंट में काम आ रहा है तो वो तो बिना पॉइंट वाले में तो काम आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये उससे बेटर विधि है। तो इसको आप समझिए, चित्र समझिए, चित्र अगर आपको समझ में आ गया तो अपने आप ही लिखना आ जाएगा, फिर आप इसको लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है बच्चों। तो करना क्या है, अंडरूट क्वेश्चन है √9.3 का। तो √9.3 का है तो आप मैंने ए से लेकर बी तक क्या करेंगे, 9.3 इकाई, क्या बोला था, 9.3 इकाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। मैंने पिछली बार बोला था कि इकाई का मतलब है जैसे आपने 1 इकाई खींचे, 2 इकाई खींचे, जहाँ पर लिखा है तो उसका मतलब स्केल के हिसाब से वो आपका 1 इकाई 2 सेंटीमीटर भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, ठीक है। क्योंकि आपको अगर 1 इकाई बराबर 1 ही सेंटीमीटर लेते तो छोटे छोटे हो रहे थे वो, ठीक है। छोटे छोटे फिर छोटे छोटे में चाप खींचना कठिन होता है। एक मतलब 1 इकाई को 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो आप। इकाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कोई सेंटीमीटर के लिए नहीं, ये किलोमीटर के लिए भी हो सकता है, मिलीमीटर के लिए हो सकता है। तो इसलिए 1 इकाई बराबर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे अपनी सूटेबल अपनी सहूलियत के अनुसार। वहाँ पर 1 इकाई बराबर 1 सेंटीमीटर छोटा पड़ रहा था तो हमने उसी अनुपात में जहाँ पर 1 इकाई लेना था उसको 2 सेंटीमीटर लिया, जहाँ पर 2 इकाई लेना था वहाँ 4 ले लिया। मैंने आपको बताया था, मैंने तो चित्र जो बनाया था 1 इकाई बराबर 3 सेंटीमीटर लिया था। लेकिन चूंकि यहाँ पर जरा बड़ी संख्या है, देखिए √9.3 है तो 9.3 सेंटीमीटर को छोटा नहीं होता है। तो यानी अगर हमको 9.3 इकाई चाहिए तो 9.3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, यानी 1 इकाई को 1 सेंटीमीटर करके काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी लिखा ही नहीं जाएगा कि हमने 9.3 सेंटीमीटर की रेखा खींची। ये जैसे हमने वहाँ पर 1 इकाई का खींचा कहते हैं ना, तो यहाँ पर भी 9.3 इकाई का रेखाखंड ये भी खींचा। कहने का मतलब है आपने यहाँ से यहाँ तक 9.3 ही लेना है। अभी मैं खुद यहाँ पर बताऊँ, मैंने यहाँ पर सॉल्व भी किया है। मेरे को तो यहाँ पर 9.3 भी मेरा छोटा होगा, यहाँ तक आएगा। तो मेरे को तो यहाँ पर बोर्ड में दिखाने के लिए वहाँ तो मैंने यहाँ पर मैंने 2 का ही सी ले रखा है, यानी मैंने यहाँ पर 9.3 भी ले रखा है, मैंने इसका से डबल ले रखा है 18.6। और उसी अनुपात में मैंने जब बाद में इसमें 1 बढ़ाते हैं तो 1 का 2 कर रखा है। मतलब चित्र मेरा बिल्कुल उसी हिसाब से है, अनुपात के हिसाब से। अगर जिसको मैं 1 ले रहा हूँ, 1 इकाई ले रहा हूँ तो वो मेरा 2 सेंटीमीटर के बराबर अगर है, क्योंकि 2 सेंटीमीटर देखो यहाँ पर जो मेरा इतना 1 इकाई है ये 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो 9.3 कितना छोटा होता है यहाँ तक। तो लेकिन आपकी कॉपी में 9.3 बहुत लंबा जगह घेरती है,
तो आप स्केल में 9.3 इकाई को 9.3 ही लेंगे। जहाँ जहाँ पर 1 है वहाँ पर 1 लेंगे, जहाँ पर 9.3 होगा वहाँ 9.3 ही लेंगे। ठीक है, अब आते हैं बात, ठीक है, रचना पे करना क्या है। तो जब हमने लिखा है कि रचना विधि 9.3 इकाई का रेखाखंड ए बी खींचा, तो आपने यहाँ से यहाँ तक 9.3 इकाई का रेखाखंड खींच लेना है। देखो स्केल में रेखाखंड का मतलब जिसे नापते हैं स्केल 9.3, यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर बी तक। फिर एक और बढ़ा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना हो गया 10.3। तो आपको ए से लेकर सी तक 10.3 ये लिखा भी है मैंने। तो ए से लेकर सी तक देखो ए बी को एक इकाई बढ़ाते आगे बढ़ाते हुए बिंदु सी अंकित कर दिया। ठीक है, अब इस प्रकार ए सी बराबर हो गया 10.3। देखो ए सी बराबर 10.3 इकाई। अब करना क्या है, ए से लेकर जो सी तक रेखाखंड बना है जिसकी 10.3 है उसका आधा करना है। तो समझ ले, अब आधा देखो आधा वही दिखाया है, तो 10.3 है तो 5.15 इधर 5.15 इधर होगा, लेकिन वो ऐसे करा थोड़ी जाता है स्केल में, वैसे भी आप 5.15 निकाल नहीं सकते हो। तो 10.3 वाला जो यहाँ से यहाँ तक बना है इसका आधा निकालने के लिए क्या करा जाता है, रचना का। और रचना क्या करी जाती है, उसको आधा करने वाली एक लाइन खींची जाती है, और वो केवल आधा ही नहीं करती बल्कि 90 का कोण भी बनाती है। ठीक है, 90 के कोण का तो कोई यूज़ नहीं है वहाँ पर, हमारा केवल आधा चाहिए हमको, तो उसे कहते हैं लंबा। उस पर 90 का कोण बनाती है यानी लंब है, और आपका आधा करती है मतलब अर्धक है, तो लंबार्धक खींचना है। तो बेटा हमको ए से लेकर सी तक का जो रेखाखंड है उसका लंबार्धक खींचना है। और लंबार्धक खींचना ये भी रचना है, ये तो मैं कक्षा 6 में सिखा चुका हूँ। ठीक है, कक्षा 6 में ही ये 2 बार सिखाई गई है रचना। ठीक है, एक बार रेखा वाले पार्ट में, एक बार पीछे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसके बाद कक्षा 7 में 8 में बहुत बार इस रचना का यूज हुआ है। किसी दिए हुए रेखाखंड को ठीक आधे आधे भागों में बांटना। किसको बांटना है, जो ए से लेकर बी तक है उसको नहीं, ए से लेकर बी तक तो 9.3 है, और 9.3 कौन सा लिया, जिसका अंडरूट निकालना है। अगर मेरे को अंडरूट 10.3 लेना होता तो ए से लेकर बी तक में 10.3 लेता। ठीक है, फिर एक बढ़ाता तो वो 11.3 हो जाता। तो अब जो मतलब ये एक बढ़ा के आ रखा उसका लंबार्धक, उसका लंबार्धक कहने का मतलब है ये ए से लेकर ओ तक जो पॉइंट होगा ओ से लेकर सी तक होगा। लेकिन ये मिला कहाँ से वो पॉइंट, हमारा हमारा इसका काम है ना इसका काम है, लेकिन काम हमारे सिर्फ ओ पॉइंट का है। लेकिन ओ पॉइंट सीधे नहीं मिलेगा, ओ पॉइंट को निकालने के लिए पहले ये वाली लाइन मिलेगी, ये डॉट डॉट वाली। ठीक है, वो लाइन ऐसी लाइन होगी कि अगर यहाँ पर कोण नापे तो 90 का और इस इधर उधर का आधा, तो ये लाइन खींचने से ही ये पॉइंट मिलता है। यानी लंबार्धक खींचने का मतलब ये पॉइंट चाहिए हमको। तो कैसे करते हैं लंबार्धक, मैं फिर याद दिला देता हूँ 6th क्लास का। तो जैसे आप चाहे यहाँ से नाप लो या यहाँ से नाप लो, क्या करेंगे, मैंने आपको बोला है इस एक ए सी जिसका लंबार्धक खींचना है इसके आधे से अधिक दूरी का एक चाप खींचते हैं। और आधे से अधिक दूरी का चाप नापने का मैंने तरीका बता रखा है। अगर मैं इतना छोटा चाप ले लूँ, इतना छोटा ले लूँ कि 2 बार में नापूँ तो इसके अंदर ही रह रहा है, तो इसका 2 बार में इसके अंदर ही रह रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इसके पूरे से छोटा है। 2 बार में इसके पूरे से छोटा है तो इसका मतलब 1 बार इसके आधे से छोटा है ना। तो इसको थोड़ा और बड़ा के ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे। अभी तो ये लाइन खींची हुई तुम्हें दिख रही है, पहले लाइन खींची नहीं होगी, तो पहले तो खाली ए सी होगा। तो आप इसको ऐसे बढ़ाया जैसे आपने, तो यहाँ से लेकर ऐसे नापा, 1 बार यहाँ पे ऐसे रख दिया, फिर 2 बार में ऐसे नापा, तो आप देखोगे ये सी के पार चले गया। अब वो पार किसी का इतना पार गया उसका भी सही है, किसका इतना पार गया उतना भी सही है। तो ये मैंने आपको आधे से अधिक दूरी का चाप लेना बताया है। तो आधे से अधिक दूरी का जब आपने चाप नाप लिया इसमें, ठीक है, स्केल में नापने की जरूरत ही नहीं है, इसी खींचे हुए नापेंगे कि ताकि 2 बार में इसको पार कर जाए। भाई 2 बार में ये पूरे को पार कर जा रहा, तो इसका मतलब 1 बार की वैल्यू आधे को पार करेगा नहीं करेगा। तो इससे कहते हैं आधे से दूरी का चाप नापना। आप चाहे यहाँ से नाप लो, ए से नाप लो या सी से नाप लो, ऐसे, यानी वो चाप आपके आधे से अधिक। और अभी तो मैंने ये खींच दिया है इसका लंबार्धक, तो अभी देख लो इसकी इससे आधे से पार ही जा रहा है। ठीक है, तो पहले नहीं हुआ, लेकिन पहले तो खाली चाप होगा आपके पास। तो जब ये चाप मिल गया बच्चों, तो ये उस चाप को आधे दूरी का चाप आपने फिक्स कर लिया कोई। अब मैंने अभी बताया आधे दूरी का किसका, ये आधे दूरी का किसका, इससे और आ रहा है। तो इस वाले का भी वही मजे की बात यह है कि इस वाले चाप वाले का उत्तर भी यही मिलेगा और इस वाले चाप वाले का उत्तर भी यही मिलेगा। तो किसी ने आधे से अधिक दूरी का इतना ले रखा है, कि ना आधे दूरी इतना ज़्यादा ले रखा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसकी, इस प्रकार की रचनाओं की। तो जब वो चाप आपने नाप लिया, तो वो चाप को 1 बार ऊपर 1 बार नीचे, यहाँ से, यानी एक ही चाप आपने 1 बार ऐसे 1 बार ऐसे नापा। चाप क्या होता है, यानी अगर हम इसको ऐसे नापते पूरा वृत्त बन जाता है, वृत्त का हिस्सा है। तो यहाँ से वो चाप ऐसे ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, फिर यहाँ से ये सी वाले से, है ना, ये सी वाले से, फिर सी वाले से एक ऊपर एक नीचे। जैसे आपने एक ए वाले से ना ए पॉइंट पर रखें, मैं रख रहा हूँ, मिट जाएगा ही। तो ए वाले पॉइंट पर रख के ऊपर नीचे, ऐसे सी वाले पॉइंट पर रख के ऊपर नीचे, ऐसे मिट गया ना ये देखो मिट जा रहा है ना ऐसे। ठीक है, तो यानी आपने एक ही दूरी का एक ही जो चाप जो लिया उसको वही चाप ने 4 बार काटा। ठीक है,
एक बार यहाँ से ऊपर नीचे, बार यहाँ से ऊपर नीचे, तो दो ऊपर के चाप कटे, दो ऊपर के नीचे। तो यहाँ क्योंकि यहाँ से जो ऊपर नीचे काटा, यहाँ से ऊपर नीचे काटा, तो दो कट यहाँ लग गए, दो कट एक कट यहाँ लग गए। तो इनका जो पॉइंट मिला, इन पॉइंट को आपने मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, तो ये इसका लंबार्धक होता है। तो लंबार्धक होता है, तो इसका केंद्र हमको ओ मिल गया। ठीक है बच्चों। अब इस ओ को केंद्र मानकर, अभी ओ इसका आधा आधा हो गया, ए सी का आधा आधा हो गया, तो ओ से लेकर ए तक की दूरी और ओ से लेकर सी तक की दूरी एक समान होगी, एक समान होगी। तो हम यानी कहने का मतलब है ओ अगर ओ से लेकर, अगर हम ओ से लेकर एक समान होगी, तो यानी एक वृत्त की त्रिज्या काम कर रहा है। तो ओ को ए से मिला के अगर हम ऐसे वृत्त खींचें तो पूरा वृत्त खींचा जा सकता, नहीं खींचा जा सकता है, क्योंकि ओ से लेकर ए तक जैसे कोई वृत्त होता है तो वृत्त में यहाँ से यहाँ की त्रिज्या, यहाँ से यहाँ की त्रिज्या बराबर होती है। तो यानी अब वृत्त पूरा नहीं खींचना है, केवल अर्धवृत्त खींचना है। तो हमने यही लिखा है, देखिए क्या क्या लिखा है, यहाँ भी पढ़ते रहिए। AC का लंबार्धक खींचा। अब देखो यहाँ पर तो मैंने ये लिखा कि यहाँ से बताया आपको कि ऊपर भी काटेंगे नीचे भी काटेंगे, यहाँ से बताया ऊपर भी काटेंगे नीचे भी काटेंगे, लेकिन ये सब बातें यहाँ पर नहीं लिखी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर तो सिर्फ शॉर्ट में लिखा जाएगा कि AC का लंबार्धक खींचा। या आपने समझना है कि लंबार्धक में इतने काम होते हैं। यहाँ पर पूरी इतनी, यहाँ पर मैंने बोला था कि फालतू नहीं लिखा जाता है बिल्कुल। ठीक है, मैंने एक शब्द फालतू नहीं लिखा है। तो यहाँ पर ये काटा वो काटा, क्योंकि और वैसे भी आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, तो इसमें आपको सिर्फ जब AC को मिला है, AC को मिलाने के बाद जैसे वो AC का मध्य बिंदु है, तो उसके बाद ये जब AC को मिला है, AC का जब आपको AC बराबर 10.3 आ गई, तो सीधे AC का लंबार्धक खींचा लिख दिया आपने। तो AC का लंबार्धक खींचा जिसने AC को ऊपर काटा, सिर्फ इतना लिखा। ठीक है, और कैसे खींचा वो मैंने बता दिया। तो अब O को केंद्र मानकर OA अथवा OC त्रिज्या का क्या करता है, अर्धवृत्त खींचा। ये लिखा ना, O को केंद्र मानकर OA या OC त्रिज्या का अर्धवृत्त खींचा, अर्धवृत्त भी मिल गया। अब B पॉइंट पहले मिला है। देखो सबसे पहले तो हमको A से लेकर B तक मिला था, उस B पर चांदा की सहायता 90 का, आपको 90 का अंश का कोण बनाना पटरी प्रकार से भी सिखाया गया है, लेकिन आप यहाँ पर चांदे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले टाइप की रचना नहीं है। तो B पर आप चांदे से 90 का कोण बनाता हुआ एक ऊपर को लाइन खींच देंगे, लाइन कह लो या किरण कह लो, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, उसी को लंब भी बोलते हैं। देखो लंबार्धक यहाँ बोले, यहाँ खाली लंब। तो यहाँ पर B पर एक लंब खींचा, 90 का कोण बनाया। ये B पर एक लंब खींचा, और तो वो उस लंब ने कहाँ पर काटा है, इस अर्धवृत्त को D पर, उक्त अर्धवृत्त को D पर काटा। तो ये BD की जो लंबाई आती है, बस ये आपका मिल गया √9/3। तो जैसे पिछली बार क्या था, हमको जब √2 √3 को इधर दिखाना था, तो पहले उनकी लंबाई मिलती थी ना इधर से कर्ण में, उसमें कर्ण में मिलती थी, इसमें लंब में मिल रही है, इतना अंतर है। तो जब वो लंबाई ऊपर की मिल गई हमको, √2 मिल जाती थी, तो उसके बराबर यहाँ चाप काटते थे। तो बस यहाँ पर √9/3 मिल गया, तो इसके बराबर दूरी का एक चाप, ऐसे ये दूरी का चाप यहाँ काटेंगे, तो वो E पॉइंट मिल गया क्रम से ना, ABCD तक पहुँच गया। अब E की बारी है, तो E पॉइंट किसको दिखाएगा, √9.3 मिलेगा। पिछली बार इसी तरह समझाया था। ठीक है, तो यही हमने लिखा है, यहाँ तक आ गया ना। सबसे पहले 9/3 इकाई का रेखाखंड AB खींचा, AB को E की इकाई आगे बढ़ाते हुए बिंदु C अंकित किया। AC अब इतना बन गया 10.3। तो AC का लंबार्धक खींचा, जिसने AC को, ये AC का लंबार्धक ऊपर काटा, तो OA को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। यानी O से चाहे A माप लो या O से C माप लो, और ऐसे मिला दो उनको। ऐसे ये यहाँ पर रखा ना आपने, ऊपर बिंदु रखा, तो ऐसे नाप के एक अर्धवृत्त खींच दिया ऐसे। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त खींच दिया आपने, अर्धवृत्त। ठीक है, और इसके बाद इस B पॉइंट पर एक लंब खींच लिया, तो वो D क्या हो गया, उसने अर्धवृत्त को D पर काटा। अब BD बराबर √9/3 हो गया। ठीक हो गया। अब B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या का चाप खींचा, जिसने बढ़ी हुई BC को, देखो ये B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या का चाप, जिसने बढ़ी हुई BC, पहले तो BC तक था, तो BC को अगर आगे को बढ़ाएंगे BC की सीध में, तो उसने यहाँ पर काटा। तो ये बिंदु क्या है, अब बड़ी हुई को E पर काटा। अब ये E पॉइंट √9/3 क्यों है, अब थोड़ा इसको लिखना पड़ेगा। जब अगर अब B हमको E भी मिल गया है, लेकिन E को √9/3 कैसे कहेंगे। अब अगर लाइन, तो हम अभी तक तो AB में चल रहे थे कि A से B तक इतना है, B से लेकर इतना है, तो अब इसको हम रेखा तो हमने खींची दी है, आगे को हम कितना बढ़ा सकते हैं बड़ी B में। तो अगर B को 0 माना जाए, है तो रेखा ही, मैंने कहा था ना, ये तो पॉइंट है, अभी इनको वैल्यू नहीं दे रही है। ठीक है, अगर हम B को 0 मान के चलें, मतलब संख्या रेखा का B अगर 0 मान के चलें, ठीक है, तो संख्या रेखा को अगर B अगर 0 माने, तो B से C तक तो हम क्लियर कह सकते हैं कि 1 इकाई बड़ा था, तो ये 1 माना जाएगा। तो अगर B 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर सीधे नहीं बोल देंगे 9/3 है। ठीक है, वो है तो मैंने कह दिया कि ये अगर चाप के बारे कट गया, लेकिन हम कहना पड़ेगा, अगर B को हम 0 कहते हैं, 1 को 1 कहते हैं, मतलब अगर B, अगर आप अभी संख्या रेखा तो बनी गई है,
अब हम शुरुआत कहाँ, मतलब बीच जीरो का मतलब अगर हम दूरियों को यहाँ से शुरू करें। अब देखो अंडर 903 का मतलब क्या है, अगर हमने कहते भैया यहाँ पर कोई 5 है, वो 5 यहाँ से 5, यहाँ से गिन के 5 है, या यहाँ से गिन के 5 है, या यहाँ से गिन के 5 है, ये भी तो क्लियर होना चाहिए ना। अभी तक तो खाली रेखा मिली है। अब हम ये कहेंगे कि अगर हमने गिनना शुरू कहाँ से करा है, इस बी को, यानी बी इसका जीरो का अगर काम करे तो ये सी किसका काम करेगा, 1 का। ये तो पहले क्लियर है, क्योंकि ये बी वो 9.3 में जब एक जोड़ के अगर 10.3 बना था, तो जीरो में एक जोड़ के एक बनेगा नहीं बनेगा। तो यानी अगर बी जीरो का काम करेगा और सी 1 का काम करेगा, तो ई अंडर 9.3 का करेगा। ये बात को एक लाइन बाद में लिख देंगे जब लास्ट में 9.3 को काट लेगा। तो क्या लिख देंगे, बी को केंद्र मानकर बी डी त्रिज्या का एक चाप खींचा जिसने बड़ी हुई बी सी को ई पर काटा। अब यदि यही बड़ी हुई बीसी संख्या रेखा हो, यही बड़ी हुई बीसी, अगर यही बड़ी हुई बीसी मतलब यहाँ तक पूरी संख्या रेखा हो, अभी तो कितने आगे जा सकती है वो संख्या रेखा हो, तो जिसमें बी अगर जीरो, ये ओ नहीं है जीरो है, ये बी अगर जीरो को निरूपित करे और सी 1 को निरूपित करे, तो बिंदु ई बराबर √993 को निरूपित करेगा। ठीक है, बिंदु ए, यहाँ पे बराबर लगाने की जरूरत नहीं, कॉमा करना है, बराबर बराबर तो ऊपर बिंदु ए कॉमा। ठीक है, बराबर तो दूरी में आ जाएगा ना, यहाँ पर बराबर नहीं लगेगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा। ठीक है, तो बिंदु, तो अगर ए क्या होगा, ठीक है, ये क्या लिख दिया हमने, अगर देखो यहाँ पे मैंने कॉमा लगा रखा ना, देखो जिसमें बी जीरो को निरूपित करे और सी ए को निरूपित करे, तो बिंदु ई √993 को निरूपित करेगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कहने का मतलब है, अब समझे, अगर ए से लेकर फर्स्ट हमने काम करा था, ए से लेकर बी तक 9.3 में एक जोड़ के 10.3, उसका फिर लंबार्ध खींच के ओ पॉइंट मिला, वो पॉइंट मिल गया तो इधर उधर नाप के अर्धवृत्त बना दिया, फिर इस पर 90 का कोण खड़ा कर दिया, 90 का कोण खड़ा करके ये जो दूरी हो गई √993 हो गई, और बी के बराबर यहाँ चाप काट लिया तो 993 है। कहने का मतलब अगर ए से लेकर बी तक 993 था, तो बी से लेकर डी तक √993। कहने का मतलब अगर ए से लेकर बी तक √10.3 होता, तो ये बी डी 10.3। अब अगर ए से लेकर बी तक 5 होता, तो ये √5। तो यानी कहने का मतलब अगर जैसे हम पिछली बार √5 सीखा था, तो उसको ये भी कर सकते हैं, पहले 5 सेंटर यहाँ खींच लेंगे, 5 को 1 बढ़ा देंगे 6, तो 6 वाले को आधा आधा कर देंगे, इधर 3 हो जाएगा, लेकिन करना लंबार्धक से ही है उसको भी। तो उसके बाद अर्धवृत्त खींच लेंगे, अर्धवृत्त खींच लेंगे तो यहाँ पर बी वाले पर लंबा खड़ा कर देंगे, तो जहाँ पर काटेगा वो हो गया। बाकी आपको पूरा यहाँ पर आप समझ सकते हैं, लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इस विधि से आपका ये √993 होता है। हालांकि मैंने तो ये, अगर ये x होता है तो ये √x क्यों होता है, मैंने यहाँ ये भी समझा रखा है आपको। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि अगर ये 9 होता है तो √993 ही क्यों होता है, तो इसके पीछे आप ऐसा समझ लीजिए, हिंट दे। वैसे तो आपको कोई देने की जरूरत नहीं है, आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। ठीक है, इसमें भी आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ सकती है। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, केवल 2 से ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, तो आपको इतना ही कंप्लीट सॉल्यूशन देने की ज़रूरत है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने सही ढंग से काम कर लिया, एग्जामिनर समझ जाएंगे कि आपने इसको, जब इसको आपको करना आ गया तभी, जब आपको ये चीज़ नीचे की चीज़ क्या करना है करके आता है समझ में, तभी तो आपने काम किया है। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको फिर भी लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि जब आप इसको लिखेंगे तो थोड़ा आपको इसको लिख के भी पढ़ना समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर आज बाद में पेपर में प्रश्न आता है, तो अगर आपने ये चीज़ कर लिया है, तो उसके बाद अगर आपके और प्रश्न छूट रहे हैं तो पहले और प्रश्नों को कर लीजिए हल। ठीक है, पता लग रहा है आप इन्होंने इसके चित्र भी बना दिया, इसका ये भी कर दिया, और बाकी का प्रश्न छूट गया तो नुकसान होगा। हो सकता है आपको इतना ही करने में नंबर पूरे मिल जाएँ, लेकिन चूँकि मैं तो टीचर हूँ, तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको ये भी चीज़ लिख दी। तो अगर आप ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता है, तो आप इसको न भी लिखें। और वैसे ही इसको लिखना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आपको काम करना आ गया उसके बाद यही है। ठीक है, लेकिन इसको आप समझ लेंगे परीक्षा की दृष्टि से, आप जितने मार्क्स का आएगा उसके हिसाब से इसको हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने इसको पूरा इसको लिखना आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए और करना भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने √9.1 क्यों आता, 9.3 क्यों होता है करके मैंने यहाँ समझा रखा है। अगर इसको वैसे आपको इसको समझने की बात यह है, अगर यहाँ से यहाँ तक x होगा तो ये पूरा x+1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा x+1 हो जाएगा, तो इसका आधा आधा क्या होगा, x+1/2, यानी यहाँ से यहाँ तक x+1/2, यहाँ से यहाँ तक x+1/2। ये देखिए मैंने दिखा रखा ना, ए बी बराबर x है, ए सी बराबर x+1 है, तो ओ सी बराबर ओ ए, यानी ओ ए भी x+1/2, ओ सी भी x+1/2। और एक बात बताऊँ, अगर आपको जैसे ओ ए और ओ सी बराबर x+1/2 है, तो यानी यहाँ से लेकर जो दूरी ये ऊपर है, ये सब पूरी एक समान दूरी है ना,
यानी इस ओ से लेकर जो ए की दूरी है, ओ से लेकर सी तक दूरी है, ओ से लेकर वृत्त की परिधि तक ये ओ से लेकर सारी दूरी समान होगी। यानी ओ से लेकर डी तक की दूरी भी x+1/2 होगी, क्योंकि ये एक ऐसा वृत्त है जो वृत्त के केंद्र से सारे बिंदु, ओ की वृत्त का केंद्र है, इससे ए बिंदु भी इसकी परिधि पर है, सी बिंदु भी परिधि पर, डी बिंदु परिधि पर है, ये सारे बिंदु बराबर दूरी पर होंगे। तो अगर एक यहाँ से यहाँ तक के x+1 था, और यानी यहाँ से यहाँ तक x+1 था, इतना x+1/2 है, तो ये इतना भी x+1/2 आ गया। देखो ये तो मैंने लिख दिया, ओ सी बराबर ओ ए बराबर x+1/2। और ए भी कितना है, ए भी आपका x है, तो आपको ये ओ से ओ बी को निकालना है। ओ बी कैसे निकलेगा, ए से लेकर बी तक आपका x है, ठीक है, और इतने वाले को माइनस, हालांकि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी वही है, तो इसमें आपको ओ बी को निकालना है। तो ओ बी निकालने के लिए इतना कम करेंगे ना ओ ए को, तो ओ ए है x+1/2 और बी से लेकर ए तक है पूरा x, तो x में से x+1/2 घटाएंगे तो ओ बी घटेगा, ओ बी मिल जाएगा। देखो ओ बी बराबर ए बी माइनस ओ ए, ये ए बी माइनस ओ ए करेंगे तो ओ बी निकल जाएगा। तो देखो x माइनस x+1/2, तो ये 2 इधर जाएगा, तो 2x में 2x माइनस, ये माइनस बाहर से है तो इसका ही माइनस, इसका माइनस, तो इसका माइनस तो ये कट जाएगा, x बच जाएगा, और इसका माइनस 1 यहाँ लग जाएगा, x-1/2। कहने का मतलब है ओ से लेकर बी की दूरी x-1/2 आ गया है। ठीक है बच्चों, और मैंने ये पहले बता दिया कि ओडी क्या है, x+1/2 है। अब देख लीजिए, तो जैसे पिछली बार एक समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण मिल रहा था, तो इनके वर्ग जोड़ के आधार और लंबाई ऊंचाई मिल रही थी, आधार और लंब मिल रहा था, तो इनका वर्ग जोड़ के कर्ण का वर्ग मिलता था। अब यहाँ पर क्या है, कर्ण के वर्ग में आधार का वर्ग अगर घटाएंगे तो लंब का वर्ग मिलेगा, क्योंकि इसमें अब ये तो मिल ही गया है x+1/2 और ये है x-1/2, ये तो इसके वर्ग में इसका वर्ग अगर घटाएंगे, ये देखिए ये x+1/2 क्या है, ओडी है, पहले बता दिया कि ओडी भी जो है वो ओ ए और उसी के बराबर है। तो x+1/2 का होल स्क्वायर में से क्या घटा है, x-1/2 का स्क्वायर, x-1/2 तो हमने ऊपर निकाला था, तो इस वर्ग में इस वर्ग घटाएंगे तो बी डी का वर्ग निकलेगा। कैसे, अब देखो इसका वर्ग और इसका वर्ग घटाएंगे तो नीचे 2 का वर्ग 4 है, 4 बाहर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी अंदर बच गया x+1 का होल स्क्वायर में से x-1 का होल स्क्वायर। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें भी x² + 1 आता है, इसमें भी x² + 1 आता है, ये a + b का होल स्क्वायर है, ये -b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो x² + 1 इसमें भी x² + 1 इसमें भी है, तो बाहर से माइनस है तो दोनों कट जाएंगे, और बाहर से माइनस होने में कौन जुड़ते हैं, जो उल्टे चिन्ह होते हैं, क्योंकि इसमें एक माइनस का 2x आएगा, बाहर से माइनस होने से प्लस 2x हो जाएगा, इसमें प्लस का 2x होगा भाई, जो इसके भी प्लस हैं उसके भी प्लस हैं, वो तो बाहर का माइनस होने से कट गई, लेकिन जो इसका माइनस है वो माइनस बाहर का माइनस होने से प्लस हो जाएगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा। तो इसमें 2x वाला बीच वाला आपको पता है कि बीच वाला अलग होता है दोनों सरसंख्या में, तो 2x हो गया, और इसका -2x बाहर से माइनस से कट गया तो प्लस का 2x हो गया, माइनस, तो 4x ऊपर हो गया, 4 आपने पहले बाहर कॉमन लिया था, तो 4x में 4 बट्टे हो गया, तो कितना बच गया, x हो गया ना। तो यानी BD² बराबर x, तो जब BD² x का मतलब ये b से लेकर d का स्क्वायर x हो गया, तो BD बराबर x √x नहीं हो गया, ये तो कहने का मतलब है √x। अब आपने क्या लिया, यानी जब यहाँ से यहाँ तक x था तो ये कितना निकल गया, √x निकल गया, यानी अभी हमने x ले रखा, 9/3 को ले रखा है। अगर हम a b बराबर 9/3 ले लें तो ये √9/3, a b बराबर 10 ले लें, चाहे दशमलव वाला ले लें या बिना दशमलव वाला ले लें, इसका हमेशा √ निकलेगा। ये मैंने इसको आपको ऐसा समझा दिया, हालांकि आपको ये देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों करते हैं। यहाँ तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि जैसे बी वाले ने डी को काटा तो BD बराबर √9/3 और 9 बराबर 4 भेजा, बस कंप्लीट है। लेकिन मैं अपने बच्चों को पूरी बातें बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये है, देखो 5वां है, इस परिमेयकरण क्या होती है, परिमेय संख्याएं जो होती हैं √2, √3, √5 टाइप की नहीं होंगी। तो जैसे पहले है 1/√7, ठीक है, ये तो इसमें जिसका करना है, यहाँ प्रश्न भी इसमें उतारा है। ठीक है, प्रश्न एक जिसको परिमेयकरण करना होता है उसको भी उतारना पड़ता है पहले, उत्तर तो यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो इसको करना है तो इसको भी उतारा है, इसको करना है तो इसको भी उतारा है, इसको करना है तो इसको भी उतारा है। ठीक है, तो 1/√7 में देखो आप देख रहे हैं नीचे की संख्या अपरिमेय है, तो आपको पहचानना आ गया हर को परिमेयकरण करना है, यानी हर को परिमेय संख्या बनाना है। यानी कहने का मतलब है ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय है। अगर हर को जबरदस्ती का परिमेय बनाएंगे तो कुछ डिस्टर्ब करना पड़ेगा, उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो यानी ऊपर भले अपरिमेय बन जाएगा। यानी हर अपरिमेय को परिमेय बनाते बनाते अगर ऊपर का अपरिमेय, देखो अभी पहले ऊपर परिमेय है, नीचे अपरिमेय है, लेकिन अब इसको कह रहा है कि अपरिमेय वाले को परिमेय बनाओ, तो नीचे वाले अपरिमेय को अगर परिमेय बनाते बनाते अगर ऊपर का
कुछ ऊपर वाला परिमेय से अपरिमेय हो जाए, अगर नीचे वाला अपरिमेय से परिमेय बनाना है तो ऊपर वाला परिमेय से अपरिमेय अगर हो भी जाए तो चल जाएगा, लेकिन करना हमको यही है। तो कैसे करते हैं, तो इसमें देखो एक तो इस टाइप के होंगे जिसमें खाली सिंगल अपरिमेय है, जिसमें क्या होगा एक कंपोजिट टाइप का ही, ठीक है। इसमें भी देखो अलग अलग प्रकार के, ये दोनों अपरिमेय है तो इनको आपस में प्लस माइनस करने से भी अपरिमेय हुआ। जैसे ये दोनों अपरिमेय है, √2 एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया। हमने आपको पहले बहुत बार बता रखा है कि इस प्रकार का मिक्स करके क्या हो जाता है, अपरिमेय होता है। अपरिमेय अपरिमेय से ये अपरिमेय इनको आपस में माइनस कर लो, आपस में प्लस कर लो, ये अपरिमेय होंगे, ठीक है। एक इस टाइप का मैंने करा दिया, इस टाइप का आप लोग होमवर्क छोड़ा है, इसलिए छोड़ा है क्योंकि इसकी तरह है, ठीक है। एक इस टाइप का अपरिमेय है, इसमें एक तो अपरिमेय है, दूसरा परिमेय है, लेकिन मैंने कहा था चाहे एक अपरिमेय एक परिमेय है मिक्स कर दो वो भी एक अपरिमेय ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसको पहले ले लेता, मैं इसको ले लिया है, इसको बाद में लिया है, मैं इसको पहले ले लेता 2 - √7 ले लेता, तब भी परिमेय होता। मैं बीच में माइनस कर देता, प्लस कर देता, यानी ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं, एक परिमेय और अपरिमेय को मिला के। एक परिमेय अपरिमेय को मिलाया और ये देखो दोनों अपरिमेय को मिलाए, है ना। ये सब अपरिमेय संख्या है, यानी इसके हर में सबके अपरिमेय है और ये तो खुद सिंगल अपरिमेय है। तो यानी इनके सबके 4 के 4 ऐसे सवाल हैं कि जिनके हर के यहाँ अपरिमेय है, तो उनको परिमेय कैसे बनाते हैं। सबका तरीका एक समान है। क्या करना है, जिसमें केवल √7 टाइप का है तो इस √7 को परिमेय कैसे बनाया जा सकता है, जब 7 बन जाए तो यानी इसके √ से गुणा कर देंगे, एक बार √7 से गुणा कर देंगे तो √7 का 7 नहीं बन जाएगा। लेकिन क्योंकि ये भिन्न है, इसको जिस संख्या से नीचे गुणा करा जाता है वो ऊपर भी करना पड़ेगा। हमने पिछली बार सीखा है, जब दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालते थे तो नीचे अगर 10 से गुणा करते तो ऊपर भी करना पड़ता था। तो नीचे √7 से करना तो ऊपर भी √7 से गुणा करना पड़ेगा। तो नीचे तो √7 का 7 बन गया, हमारा काम हो गया, लेकिन ऊपर √7 एकम √7 यह। तो यानी कहने का मतलब अब उत्तर हमारा आ गया √7/7। अभी आप इससे काटेंगे तो √7 से 7 काटेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी। गणित में मैंने बताया है, अगर एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाते हैं तो दूसरे स्टेप से पहले स्टेप में आने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। यानी है तो ये वही चीज, लेकिन हमारा काम बन गया, देखा, हमारा काम बन गया, हर इसका परिमेय हो गया। तो ये है परिमेयकरण करने का आंसर, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, ये आपने 10 में भी काम आना है, आगे की पढ़ाई में भी काम आना है, ठीक है। इस बार प्रश्नावली हमेशा हर परीक्षा में आते हैं, इसमें सवाल, ये जो 4 महीने के सवाल करा रखे हैं हमेशा हर परीक्षा में आते हैं। अब एक इस टाइप के अपरिमेय संख्या है जो इस टाइप के हैं, ये √7 - √6 टाइप के, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 अपरिमेय संख्याएं हैं, है ना, 2 मतलब अपरिमेय संख्याओं का कंपोजिट नंबर है ये, है ना। तो इसके लिए अब इसको हर को अब बनाना किसको, हर का परिमेयकरण, समझे आप क्वेश्चन को, हर का परिमेय। तो हर का ये परिमेयकरण, अब यहाँ तो सिंपल बन गया था, यहाँ का हर का परिमेयकरण करने के लिए हमारे दिमाग में ये वाली वो रहनी चाहिए, क्या, सर्वसमीकरण। मैंने हिंट दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर x + y वाले में अगर x - y को गुणा कर दिया जाए तो x² - y² होता है। अब चाहे इसको यहाँ से समझ लो या यहाँ से समझ लो, ठीक है। तो ये नियम यहाँ लगाएंगे कि अगर एक प्लस वाला है, इसको मैं यहाँ पर x + y और x गुणा x - y के बदले पहले x - y फिर x + y भी लिख सकता, मतलब इसको इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को पहले, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ को बाद में लिख सकता, तो उत्तर यह आता। तो इस नियम का यूज यहाँ करा जाता है। तो अगर ये x - y टाइप का है, ठीक है, तो इसको x + y वाले से गुणा कर देंगे, ताकि जो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे पहले वाले का वर्ग और दूसरे वाले का वर्ग। तो यानी जैसे वर्ग करने से क्या हो रहा है, यहाँ वर्ग एक तरह से √7 से वर्ग करके तो 7 बना था, तो यानी इस √7 का ही वर्ग हो जाएगा और 7 बन जाएगा। तो लास्ट में यहाँ 7 बन गया और √6 का वर्ग 6 बन गया। तो यानी वो संख्याएं बन गई, वो आपकी फिर क्या होंगी, परिमेय संख्या बन गई 7 6, तो वो तो घट के 1 आ जाएगा, उसका उत्तर 1 आ जाएगा। वो भी बट्टे में काम कर जाएगा। एक किसी का बट्टा 1 होता है तो उसकी वैल्यू उतनी होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है हर का ऐसे सवालों में जब कभी ये इस टाइप के अपरिमेय संख्या होंगे, बाकी के 3 देखा जाए सब एक ही समान है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसमें एक अपरिमेय और एक परिमेय भी है, इसका भी वही नियम है भाई, है तो ये a + b, a - b, a + b, a - b टाइप का। ये a - b टाइप का है तो इसको a + b से गुणा करेंगे। देखो √7 - 2 वाले को √7 + 2 से गुणा कर रखा है। ये यहाँ √7 - √6 को ये पहले एक बार तो इस सवाल को उतारा, उसके बाद दूसरी लाइन में बराबर करके उसको फिर उतारा, क्या है कि ताकि हमको दिखाना पड़ेगा ना कि किस में गुणा कर रखा है। तो ये तो पहले ही सवाल है, तो इसमें हमने किससे गुणा करा, √7 + √6 से, ताकि ये पूरे के साथ ये गुणा हो जाएगा। अब a - b और a + b हो जाएगा। और इसके हिसाब से जैसे इसको करा तो इसके हिसाब से फिर ऊपर करा, क्योंकि नीचे अगर √7 + √6 से गुणा किया है तो ऊपर भी √7 + √6 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे नीचे का तो a - b a + सीधे फिर इस नियम को लगा दिया कि एक बार इसका स्क्वायर
एक बार इसका कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ ये ऐसे समझना है कि ये दोनों हाँ ये √7 और √6 है, और यहाँ √7 √5 होता तब नियम नहीं लगता है, क्योंकि वो तो नियम तो केवल चिन्ह बदलता है, बीच का प्लस वाले को माइनस से गुणा होता है, माइनस वाले को प्लस से होता है, लेकिन अंक तो वही एक्स वाई तो वही होते हैं। तो √7 और √6 वही है, और केवल प्लस माइनस है बीच में, पहले माइनस है तो प्लस से गुणा करो, पहले प्लस है तो माइनस से गुणा करो, तो दोनों का उत्तर यहाँ भी देखो √, यहाँ पर किससे गुणा करोगे, आपके लिए होमवर्क का है ये, इसमें √5 माइनस √2 से गुणा करोगे तो √5 का वर्ग माइनस 2 का √2 का वर्ग, यानी वर्ग करके बीच में माइनस आता है, 1 + 1 माइनस होता है, उत्तर में माइनस आता है। देखो ये तो उत्तर में क्या हो गया, माइनस प्लस का उत्तर में माइनस बीच में आ गया, वर्ग करने के बाद बीच में माइनस। यहाँ तो ऐसे ऐसे प्लस माइनस है, इसकी यहाँ वर्ग चढ़ जाता है और बीच में माइनस हो जाता है, इसको आपने याद करना है, 8th क्लास में पढ़ा भी है आपने, ठीक है, अभी आपने दूसरे चैप्टर में भी पढ़ना है इसको, ठीक है। तो यानी इसकी वैल्यू आ गई √7 का वर्ग माइनस √6 का वर्ग। अब ये ना एक्स वाला √7 है, एक्स वर्ग है वहाँ, तो एक्स वर्ग का मतलब √7 का वर्ग, वाई वर्ग का मतलब √6 का वर्ग, ठीक है। तो √7 का वर्ग 7, √6 का वर्ग 6, फिर मतलब ऊपर का क्या होता है, ऊपर का वही चीज़ होता है। देखो यहाँ 1 √7 से गुणा करके 1 उतना आ गया था, √7 1 √7, तो ऐसे यहाँ पर √7 धन √6 को अगर 1 से गुणा करा होगा तो √7 धन 6 को एक किसी भी परिमेय अपरिमेय गुणा 1 से गुणा करके तो वही चीज़ आएगी ना। तो √7 धन √6 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही चीज़ आ गई √7 धन √6, और नीचे का तो फिर वही 7 - 6 नीचे को सॉल्व कर दिया, ये तो अब यहीं रह गया, इसको तो कुछ ऊपर वाले कुछ करेंगे नहीं, नीचे का 7 - 6 जैसे आ गया। तो देखा जाए तो इसका मान अब 1, देखो इसके बाद हमने जब ये कर दिया 1 को गुणा करके ऊपर तो ये आ गया, और नीचे का आपका यह आ गया एक्स वर्ग और वाई वर्ग का माइनस, फिर इसको भी अलग अलग मान करा तो इसका 7 आ गया, इसका 6 आ गया, ऊपर तो √7 धन √6 ही बन रहा है। तो अब ये √7 धन √6 बट्टे 1 के बराबर होगा 7 - 6, तो उस 1 को इसको काट के डायरेक्ट लिख दिया कि ये √7 धन मतलब ऊपर 1 के बराबर रहेगा, क्योंकि नीचे तो 1 आ गया ना, किसी को 1 से भाग देंगे वही आ गया। तो ऐसे आपने ये करना है। अब मैंने ये क्या इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें आप ये समझोगे कि ये तो भैया दोनों अपरिमेय है, एक परिमेय अपरिमेय है, लेकिन मैंने मिक्स करके बता दिया कि अपरिमेय और परिमेय को मिक्स भी करते हैं तो ये क्या होती है, अपरिमेय होती है। और बल्कि आगे पीछे भी लूँ, अगर ये 2 - √7 भी होता, 2 + √7 भी होता तब भी क्या होता, चाहे √7 - 2 हो तब भी अपरिमेय है, √7 - √2 हो, जैसे यहाँ ये √7 - √2 टाइप का भी होता, केवल हमने उससे नहीं देखना है एक परिमेय अपने, हमने ये देखना है कि टोटल तो अपरिमेय है ना ये। तो टोटल अगर अपरिमेय है तो उसके हिस्सों में क्या करते हैं, आपस में देख लेते हैं कि बीच में माइनस है तो एक प्लस वाले से गुणा करो, तो यहाँ भी प्लस वाले से गुणा करा तो ऊपर ही प्लस वाले से गुणा करा, तो ऊपर तो उतने से एकम √7 + 2 एकम √7 + 2 बन गया, नीचे वही ए का स्क्वायर वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो √7 का वर्ग 7, और वहाँ तो जैसे दूसरा वाला भी अपरिमेय था √2 का 2 होता, लेकिन यहाँ दूसरा वाला परिमेय है तो 2 का वर्ग 4 है, तो √7 का वर्ग तो 7 हुआ और 2 का वर्ग 4, नियम तो वही लगा, मतलब वही a + b x + x - y वाला दोनों अगर अपरिमेय हो तब भी लगेगा, एक अपरिमेय एक परिमेय हो तब भी लगेगा, है वही चीज़, ठीक है। तो √7 का वर्ग 7, ये तो बिल्कुल ही ये वाला इसकी तरह है तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये मैंने सोचा कि आप कन्फ्यूज करेंगे कि ये परिमेय है तो इसलिए मैंने इसको करा दिया, लेकिन है तो नियम उसके लिए वही। तो √7 का वर्ग 7, 2 का वर्ग 4, तो 7 में से अगर आप 4 को हटाएंगे तो इसकी वैल्यू 3 के बराबर आएगी, ऊपर तो कुछ नहीं है √7 + 2, तो नीचे वैल्यू आ गई 3, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने हिंट दिया था आपको, ठीक है। यह है इसको आपको इसका जो थर्ड वाला पार्ट है होमवर्क करना है। तो इसके साथ आज हमारी ये प्रश्नावली अब ख़त्म हो गई है। एक बार मैं फिर से जो हमने आज पढ़ा है इसको दिखाता हूँ ऊपर को, आपको ऊपर से नीचे को, ठीक है। आप इसको प्रॉपर तरीके से उतार लेंगे।